हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकम स्टार। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि आपके कोर्स वर्क और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेड एसीटेट कॉटन प्लग इज़ यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। लेड एसीटेट का कॉटन प्लग यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में, मतलब आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो लेड एसीटेट का कॉटन प्लग यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू परम्यूट रिलीज ऑफ फास्फिन गैस, दूसरा है टू अलाउ यूनिफॉर्म पासेज ऑफ आर्सेनियस गैस फॉर्म्ड, टू अवॉइड पासेज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। डियर फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा टू अवॉइड द पासेज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें क्या होता है कि जब हम गजेट ऑपरेटर्स की बात करते हैं उसमें जो आपका आर्सेनियस एसिड से आर्सेन गैस का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की कुछ इम्प्यूरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। तो आर्सेन गैस के साथ ही में हाइड्रोजन सल्फाइड की वो गैस दोनों एक साथ में वेपराइज होने लगती हैं। वेपराइज होने के बाद में जब वहाँ पे आपके मर्क्यूरी क्लोराइड फिल्टर पेपर के पास जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लैकिश कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आप कंफर्म नहीं कर पाते हो कि इसमें आर्सेनिक का कितना अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ आर्सेनिक की ही इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट रहेगी तो वो येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन सल्फाइड और आर्सेन गैस दोनों एक साथ में मिल के फिर वहाँ पर हाइड्रोजन मर्क्यूरी क्लोराइड फिल्टर पेपर पर पहुँचेंगी तो ब्लैकिश कलर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो इम्प्यूरिटीज़ होती है वो लेड एसीटेट का कॉटन प्लग यूज़ करते हैं, वो उस हाइड्रोजन सल्फाइड के इम्प्यूरिटीज़ को ट्रैप कर लेती हैं और सिर्फ आर्सेन गैस को ही यहाँ से इवॉल्व होने देती हैं, जिसकी वजह से आपको येलो कलर मिलता है और आप कंफर्म कर पाते हो कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ आर्सेन गैस प्रेजेंट है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग, मतलब जो लेड का लिमिट टेस्ट होता है उसमें लेड प्रेजेंट होता है, उसको हम किस केमिकल के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका बेरियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है डाइथाइजोन सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है सोडियम फास्फेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डाइथाइजोन सॉल्यूशन। डाइथाइजोन सॉल्यूशन के साथ में लेड का रिएक्शन होता है और लेड डाइथाइजोन कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ से आपको कलर प्रोड्यूस होता है, जिससे आप कंफर्म कर पाते हो कि इसमें लेड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट हैज़ बीन बेस्ड अपॉन द प्रिसिपिटेशन ऑफ सल्फेट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो सल्फेट का लिमिट टेस्ट होता है वो किस केमिकल के साथ में रिएक्शन करके प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। इसमें पहला ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एल्कोहलिक फ्री सल्फेट आयन बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बेरियम सल्फेट बनाता है और वहाँ पे आपका वाइट पीपीटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड अपॉन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, मतलब जो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक होता है वो किस टेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल फिशर टेस्ट, दूसरा है गजेट टेस्ट, तीसरा है नाइट्रेट टेस्ट, चौथा है गोल्डबिटर टेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजेट टेस्ट। गजेट टेस्ट जो होता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पर्पल कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब जो लिमिट टेस्ट आयरन के लिमिट टेस्ट में पर्पल कलर का फॉर्मेशन होता है किस वजह से होता है, किस रीजन के कारण होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फेरस थायोग्लाइकोलेट, दूसरा है ग्लाइकोलेट, तीसरा है फेरिक थायोग्लाइकोलेट, चौथा है ग्लाइकोलिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फेरस थायोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट इज, मतलब कौन सा ऑपरेटर्स लिमिट टेस्ट में यूज़ किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर, कोनिकल फ्लास्क, नेस्लर सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब। मेजरिंग सिलेंडर किसी भी केमिकल को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, कोनिकल फ्लास्क में हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर में ही सारे लिमिट टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को छोड़ के आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट गजेट ऑपरेटर्स में परफॉर्म किया जाता है, बाकी वो जितने भी लिमिट टेस्ट होते हैं सारे नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लिमिट टेस्ट आर डैश
टेस्ट डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़। मतलब लिमिट टेस्ट किस टाइप का टेस्ट है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है या क्वालिटेटिव टेस्ट है, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिमिट टेस्ट होता है एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्वांटिटेटिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हैज़ बीन बेस्ड अपॉन द प्रिसिपिटेट ऑफ सल्फेट विथ डैश इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट। मतलब जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट को हम परफॉर्म करते हैं, प्रिसिपिटेशन बनाता है, वो किसके साथ प्रिसिपिटेट बनाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हैज़ बीन बेस्ड अपॉन द प्रिसिपिटेट ऑफ सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कौन सा एरर अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट एरर, दूसरा है इनडिटर्मिनेंट एरर, तीसरा है क्रॉस एरर, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट एरर आपका अनप्रिडिक्टेबल एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डैश आर डिनोट द डिफरेंस बिटवीन द मीजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। मतलब कौन सा क्या है जो मीजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस प्रोवाइड करता है। इसमें पहला ऑप्शन है इम्प्योरिटीज़, दूसरा ऑप्शन है लिमिट टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है एरर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर। एरर आर डिनोट द डिफरेंस बिटवीन द मीजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन डैश सिंथेटिक सैंपल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड एनालिटिकल एजेंसी। मतलब किस मेथड के द्वारा हम सिंथेटिक सैंपल को एनालिटिकल एजेंसी से बना नहीं सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एब्सोल्यूट मेथड, दूसरा ऑप्शन है कंपैरेटिव मेथड, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ देम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड से हम स्टैंडर्ड एनालिटिकल एजेंसी से हम सिंथेटिक सैंपल को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल डैश आर अनवांटेड केमिकल दैट रिमेन विथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और ड्रग प्रोडक्ट फार्मूलेशन। मतलब फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ या फार्मास्यूटिकल की कौन सी अनवांटेड केमिकल है जो आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में प्रेजेंट होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका एरर, दूसरा ऑप्शन है इम्प्योरिटीज़, तीसरा ऑप्शन है लिमिट टेस्ट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्योरिटीज़। जो फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ होती है वो अनवांटेड केमिकल की तरीके से एक्टिव एपीआई में रिमेन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश error caused due to either incorrect adaptation of an assay method or an incorrect graduation read out by an analyst। मतलब एरर कैसे काज होता है, तो किस टाइप का एरर काज होता है। अगर एरर करेक्ट एडाप्टेशन में एस्से मेथड से काज हो रहा है तो कौन सा एरर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेट, दूसरा है इनडिटर्मिनेट, तीसरा है एक्यूरेसी, चौथा है प्रिसीजन। तो करेक्ट आंसर एक्यूरेसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डैश आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट इंटेंडेड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़ व्हिच में अकर इन अ सब्सटेंस। मतलब कौन सा ऐसा क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्मॉल इम्प्योरिटीज़ ऑफ इम्प्योरिटीज़ को, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, पता लगाने के लिए किस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। वो जो क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट को यूज़ करते हैं उस फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्योरिटीज़, दूसरा ऑप्शन है एरर्स, तीसरा ऑप्शन है एक्यूरेसी, चौथा ऑप्शन है लिमिट टेस्ट। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लिमिट टेस्ट। जो लिमिट टेस्ट होता है वो क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसको यूज़ करते हैं हम आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर ऑब्जर्व्ड टू बी रेदर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड अमाउंट। मतलब कौन सा एरर रेदर इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे रिएजेंट एरर हो जाएगा, कांस्टेंट एरर हो जाएगा, एडिटिव एरर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल एरर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कांस्टेंट एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट व्हिच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड इज कॉल्ड। मतलब कौन सा ऐसा स्टेज है जिस स्टेज पे आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन इक्विवेलेंट पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, एंड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड पॉइंट। मतलब जिस स्टेप पे आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है, मतलब जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं
तो जो एक कंडीशन आता है उसे हम एंड पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केमनोफोर इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डैश एंड डैश इन रिडॉक्स टाइटेशन। मतलब जो केमनोफोर है वो किस तरीके से रिडॉक्स टाइटेशन में यूज़ किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेल्फ इंडिकेटर, दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नॉट इंडिकेटर, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉट इंडिकेटर सेल्फ इंडिकेटर, चौथा ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉट इंडिकेटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेल्फ इंडिकेटर। मतलब जो केमनोफोर होता है, केमनोफोर इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेल्फ इंडिकेटर इन रिडॉक्स टाइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, Which of the following is not used in redox titration। मतलब कौन सा ऐसा फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड है जो रिडॉक्स टाइटेशन में नहीं यूज़ किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फिनोप्थलीन, दूसरा है डाइफेनाइलेमाइन, तीसरा है 1,10 फेनेंथ्रोलीन, चौथा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनोप्थलीन। जो फिनोप्थलीन है वो रिडॉक्स टाइटेशन में नहीं यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, Which of the following method is not used to determine end point in precipitation titration। प्रिसिपिटेशन टाइटेशन में कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जिसको एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है आपका एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 25 ml, दूसरा ऑप्शन है 5 ml, तीसरा ऑप्शन है 10 ml, चौथा ऑप्शन है 12.5 ml। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ml। कैसे हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि जब आपका पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl आर रिक्वायर्ड, मतलब आपका V1 पूछ रहा है और N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है और V2 दिया हुआ है। तो N1 V1 बराबर N2 V2 होता है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 इंटू V2 बटे N1। तो 25 इंटू 0.1 मतलब 2.5 हो जाएगा, बटे 0.5 मतलब 2.5 डिवाइड बाई 0.5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ml। मतलब 5 ml का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा 0.5 नॉर्मल HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि जिसका 25 ml 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ में न्यूट्रलाइजेशन हो सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रिसिपिटेशन टाइटेशन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड थायोसाइनेट आयन इज डन बाय। प्रिसिपिटेशन टाइटेशन में सिल्वर नाइट्रेट और थायोसाइनेट आयन का टाइटेशन किस मेथड में किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फजान मेथड, दूसरा ऑप्शन है बोलार्ड मेथड, तीसरा ऑप्शन है मोहर मेथड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलार्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोहर मेथड डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इज। मतलब मोहर मेथड में एंड पॉइंट का डिटेक्शन जो करते हैं तो उसमें किस टाइप का कंपाउंड्स आपको ऑब्टेंड होता है, इनसोल्यूबल कंपाउंड या सोल्यूबल कंपाउंड्स या कलरलेस प्रिसिपिटेट या कलरफुल प्रिसिपिटेट। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कलर प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, Which of the following is an examples of adsorption indicator। मतलब इसमें से कौन सा आपका एडजॉर्प्शन इंडिकेटर के तरीके से यूज़ किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फिनोप्थलीन, दूसरा ऑप्शन है मेथाइल रेड, तीसरा ऑप्शन है निनहाइड्रिन, चौथा ऑप्शन है योसिन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका योसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन इज़ यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। मतलब जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, हाइलाइट को डिटरमाइन करने के लिए, या एसिड और बेस को पता लगाने के लिए, या नॉन मेटल आयन को पता लगाने के लिए, मेटल आयन को पता लगाने के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेटल आयन को पता लगाने के लिए। मतलब जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन होता है वो मेटल आयन के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन व्हिच बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में किस टाइप का कितने pH का बफर सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका 10, दूसरा है 9.2, तीसरा है 7, चौथा है 4.2। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 pH। मतलब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में 10 pH का बफर सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डैश इज द टाइट्रीमेट्रिक मेथड व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ टाइट्रेशन। मतलब कौन सा ऐसा टाइट्रीमेट्रिक मेथड है जिसमें जब टाइट्रेशन परफॉर्म होता है
जब टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। मतलब जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है वो एक ऐसा टाइट्रीमेट्रिक मेथड है जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, ड्यूरिंग द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। मतलब जब टाइट्रेशन कंप्लीट होता है, जब एंड पॉइंट आपका आता है, तो एक टाइट्रीमेट्रिक मेथड में प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन ही है इसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा टाइट्रेशन इज द फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक टाइट्रेशन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। मतलब कौन सा ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें वैल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है, जिसमें एंड पॉइंट से हम एंड कलर से हम एंड पॉइंट का पता लगाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेविमेट्रिक, दूसरा ऑप्शन है वैल्यूमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, चौथा ऑप्शन है प्रिसिपिटेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एक ऐसा वैल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है जिसमें यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड आर क्वांटिटेटिव मेथड्स that are based on measuring the mass of pure compound to which the analyte is chemically related। मतलब किस कंपाउंड्स में हम सैंपल का वेट मेज़र करके हम उसका आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन या एनालिसिस, दूसरा है वैल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द देम। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। ग्रेविमेट्रिक मेथड में क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम किसी भी कंपाउंड्स को मास पता लगाने के लिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन डैश मेथड पोटेशियम क्रोमेट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर which produce red color silver chromate at the end point when all chlorides ion have reacted। मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें पोटेशियम क्रोमेट एक ऐसे इंडिकेटर के तरीके से यूज़ किया जाता है जिसमें सिल्वर क्रोमेट क्लोराइड आयन के साथ में रिएक्शन करता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फजांस मेथड, दूसरा है बोलार्ड्स मेथड, तीसरा है मोहर मेथड। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका मोहर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन डैश मेथड सॉल्युबल कलर कंपाउंड फॉर्म एट द एंड पॉइंट। किस मेथड में सॉल्युबल कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोहर मेथड, दूसरा ऑप्शन है बोलार्ड, तीसरा ऑप्शन है फजान, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोलार्ड्स मेथड। तो बोलार्ड्स मेथड होता है इसमें एंड पॉइंट का जब डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसमें सॉल्युबल कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा is similar to acid base titration and involves adding the standard Chelan solution to the metal ion solution till the end point is attained। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बैक टाइट्रेशन, तीसरा है रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, तो नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, चौथा है डायरेक्ट टाइट्रेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश मेथड द मेटल टू बी एनालाइज्ड क्वांटिटेटिवली डिस्प्लेसेस द मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें मेटल को हम एनालाइज करते हैं, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, वो कौन सा टाइट्रेशन कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है बैक टाइट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, चौथा ऑप्शन है आपका डायरेक्ट टाइट्रेशन। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस करके जुड़ रहा है तो इसका नाम से ही क्लियर है रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा अ रिएजेंट डैश रिएजेंट इनेबल द मास्क सब्सटेंस टू इंटर इनटू पार्टिकुलर रिएक्शन। मतलब कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो मास्क सब्सटेंस को रिएक्शन में दोबारा से इंटर करता है? मतलब जब आपने मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट पढ़ा था तो मास्किंग एजेंट क्या होता था, किसी कंपाउंड में दो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है या दो मेटल आयन प्रेजेंट है, उसमें तो मास्किंग एजेंट क्या काम करता है, एक मेटल आयन को मास्क कर देता है, जिससे क्या होता है वो मेटल आयन उस कॉम्प्लेक्स के साथ में, उस सिलेटिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाता है। जब जिसको हमें रिएक्शन करवाना है वो मेटल आयन EDTA के साथ में या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कर लेता है या चिलेटिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कर लेता है, तो फिर हम जो डी मास्क मेटल होता है उसको मास्क करते हैं। मतलब जो मास्क मेटल होता है उसको डी मास्क करते हैं ताकि वो दोबारा से रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सके। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है चिलेट कंपाउंड्स, दूसरा आपका ऑप्शन है मास्किंग एजेंट, तीसरा है डी मास्किंग रिएजेंट, चौथा है नन ऑफ देम।
यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डीमास्किंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइंस विद द फर्स्ट नॉन प्रिपरेशन इज नोन एज। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, दूसरा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, फोर्थ है रेडॉक्स टाइट्रेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द फर्स्ट मेथड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाज डिराइव्ड एंड फाउंड बाय फ्रेंच केमिस्ट। मतलब कौन सा ऐसा वॉल्यूमेट्रिक मेथड का फर्स्ट मेथड है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फर्स्ट मेथड है जो एक फ्रेंच केमिस्ट के द्वारा फाउंड किया गया था, डिराइव किया गया था। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका बोलार्ड मेथड, मुलर, फजान एंड नेक्स्ट फोर्थ है जीन बैप्टिस्टे एंड्रे। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीन बैप्टिस्टे एंड्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड डैश titration is a method of quantitative analysis for determination the concentration of an acid or base by exactly neutralizing it with स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस एयर एसिड। मतलब कौन सा ऐसा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, कौन सा ऐसा टाइट्रेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस का टाइट्रेशन मेथड है जिसमें हम क्या काम करते हैं, किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करवाते हैं और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक करवाते हैं, तो वो कौन सा टाइट्रेशन आपका कहलाएगा। मतलब इन पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं जिससे आपको इन पॉइंट मिलता है, तो कौन सा मेथड है, कौन सा टाइट्रेशन है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा है नॉन इक्वस टाइट्रेशन, तीसरा है रेडॉक्स टाइट्रेशन, फोर्थ है नॉन ऑफ द एबव। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एसिड बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज अ टाइट्रेशन विदाउट ऑस्मोलाइट बीइंग प्रेजेंट only the solvent is used to analyze solution and titration carried out। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बैक टाइट्रेशन, दूसरा है ब्लैंक टाइट्रेशन, तीसरा है एसिड बेस टाइट्रेशन, चौथा है नन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्लैंक टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर एसिड ऑन अ बेस हैज़ अ कलर डिफरेंट फ्रॉम इट्स आयन, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज डैश थ्योरी। मतलब रेजोनेंट थ्योरी कहलाएगी या मुलर थ्योरी कहलाएगी, फजान थ्योरी या ओस्टवार्ड थ्योरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फजान थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ इज एडेड टू अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ट्रीटेड सैंपल कंटेनिंग एन इंडिकेटर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, टाइट्रेंट कहलाएगा या टाइट्रेंट कहलाएगा या टाइट्रेशन कर्व कहलाएगा या टाइट्रेशन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टाइट्रेशन। जब हम किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन या जब हम किसी भी सॉल्यूशन एक नॉन सॉल्यूशन को अननोन सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन कराने का पर्पज़ ही क्या होता है, हमको क्या होता है जो आपका नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है, मतलब जो टाइट्रेंट जिसे बोलते हैं, जिसे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, उसे हम टाइट्रेंट बोलते हैं। टाइट्रेंट का क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब आपको पता होता है, मतलब जब हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें पता होगा कि ये सॉल्यूशन आपका इतने नॉर्मल का सॉल्यूशन बना हुआ है। और जो आपका कोनिकल फ्लास्क में रखते हैं जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या टाइट्रेंट बोलते हैं, उसका कंसंट्रेशन आपको पता नहीं होता है। तो उस कंपाउंड्स के कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करने का जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम टाइट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एन एसिड इज एन मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन and a base is any molecules or ion that can accept a proton, this theory is called as। मतलब अगर कोई एसिड है जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो प्रोटॉन को डोनेट करता है, और कोई बेस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये थ्योरी कौन सी थ्योरी कहलाएगी, फजान्स थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लेवरी कॉन्सेप्ट, मुलर थ्योरी या रेजोनेंट थ्योरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोरी-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लोरी-ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ये ऐसा थ्योरी है एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिफाइन करने के लिए एक ऐसा थ्योरी है जिसमें क्या होता है कि जब हम किसी कंपाउंड्स को ऐसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, अगर वो कंपाउंड प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो एसिड कहलाएगा, अगर कंपाउंड्स प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ
सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और एसिड को हम कैसे पता लगाते हैं? अगर कोई कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में हाइड्रोक्सिल आयन को जितने इजीली डोनेट कर सकता है वो उतने स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कहलाएगा। तो क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन को डोनेट कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आपका वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है वीक एसिड, दूसरा है वीक बेस, तीसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड, चौथा है स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरीके से यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन को इजीली वाटर में जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो इजीली डोनेट कर देता है। बट जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है वो फ्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन को इजीली डोनेट नहीं करने देता है, मतलब हाइड्रोजन को इजीली डिसोसिएट नहीं होने देता है, इसलिए ये आपका वीक एसिड कहलाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वीक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड इंडिकेटर? मतलब कौन सा इंडिकेटर आपका मिक्स्ड इंडिकेटर होता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है परक्लोरिक एसिड, चौथा ऑप्शन है लिटमस। तो जो लिटमस होता है वह का मिक्स्ड टाइप का इंडिकेटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लिक्विड अमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ? जो लिक्विड अमोनिया होता है वो किस टाइप के सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है, या परक्लोरिक एसिड होता है, या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। मतलब जो लिक्विड अमोनिया होता है वो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्वेंट आर कंसीडर्ड केमिकली न्यूट्रल आर इनर्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन? किस कंडीशन में सॉल्वेंट को हम न्यूट्रल या इनर्ट मानते हैं? तो फोटोफिलिक कंडीशन, या प्रोटोजेनिक कंडीशन, या एम्फीप्रोटिक कंडीशन, या एप्रोटिक कंडीशन? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्रोटिक कंडीशन में जो सॉल्वेंट होते हैं उनको जनरली हम इनर्ट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एन डैश एजेंट इज अ केमिकल स्पीसीज दैट कॉज द अदर रिएक्टेंट इन अ रेडॉक्स रिएक्शन? मतलब कौन सा ऐसा केमिकल एजेंट है, केमिकल स्पीसीज है जो रिडॉक्स रिएक्शन में किसी भी अदर कंपाउंड का रिडक्शन करवा देता है? तो उस कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी है, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग नंबर, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चौथा ऑप्शन है एंड पॉइंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एन एजेंट इज अ केमिकल स्पीसीज दैट कॉज द अदर रिएक्टेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में दूसरे कंपाउंड का वो रिडक्शन करवा देता है। कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आयोडीन, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम ब्रोमेट ETC आर यूज्ड एज? इन सारे केमिकल्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन में, दूसरा है प्राइमरी स्टैंडर्ड, तीसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, चौथा है रेडॉक्स सिस्टम में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरीके से इन सारे एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका डैश इज अ टाइट्रेशन प्रोसेस इन विच द ब्रोमिनेशन ऑफ अ केमिकल इंडिकेटर इज ऑब्जर्व्ड? मतलब कौन सा ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें किसी भी केमिकल एजेंट का ब्रोमिनेशन को ऑब्जर्व्ड किया जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोमामेट्री, दूसरा ऑप्शन है परमैग्नोमेट्री, तीसरा ऑप्शन है डाइक्रोमेट्री, चौथा ऑप्शन है सेरीमेट्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमामेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एडेड इन अ प्रिपरेशन ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट? मतलब कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो सेरिक अमोनियम सल्फेट के प्रिपरेशन में ऐड किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्जेलेट एसिड, दूसरा है नाइट्रिक एसिड, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा है आयोडीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को सेरिक अमोनियम सल्फेट के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर हरमन नस्ट वाज अ डैश केमिस्ट? मतलब जो नस्ट थे वो कहाँ के केमिस्ट थे? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिकन केमिस्ट, दूसरा है ब्रिटिश केमिस्ट, तीसरा है फ्रेंच केमिस्ट, चौथा है जर्मन केमिस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका वेदन हरमन नस्ट थे वो एक टाइप के
जर्मन केमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड इफ एक्सप्लेन्ड एज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फेरस सल्फेट इज आल्सो नोन एज, फेरस सल्फेट को हम किस नाम से जानते हैं, और भी किसी नाम से जानते हैं क्या? तो इसमें ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, रेड विट्रियोल या वाइट विट्रियोल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन विट्रियोल। मतलब जो फेरस सल्फेट है उसको ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टमक पीएच रेंज डैश व्हेन फूड इज प्रेजेंट, जब आपके स्टमक में फूड प्रेजेंट होता है तो स्टमक का पीएच कितना? इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है 7.4 pH, दूसरा है 5 pH, तीसरा है 7 pH, चौथा है 10 pH, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 pH। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड एक्ट बाय, जो एंटासिड होता है वो किस तरीके से एक्ट किया जाता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ HCl इन स्टमक, मतलब HCl के वॉल्यूम को स्टमक में घटा देता है, या न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक HCl कंटेंट, या जो आपके स्टमक में HCl का सिक्रीशन हो चुका है उसको या हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तीसरा ऑप्शन है थ्रू हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक HCl कंटेंट, जो आपके स्टमक में HCl का गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको ये न्यूट्रलाइज करके अपना एक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटासिड इज नॉट ट्रू, मतलब एंटासिड के बारे में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दे एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टेटमेंट गैस्ट्रिक एसिडिटी, दूसरा है दे आल कॉज सिस्टमिक एल्कलोसिस, तीसरा है दे डू नॉट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, चौथा है दे हैव नो इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दे आल कॉज सिस्टमिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज, नाइट्रस ऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट क्या होता है? 46.1, 44 या 40.2 या 42.2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44। क्यों? नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? N2O होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? 14 दूना 28 और 16 44 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट गेट डिकम्पोज, मतलब सिल्वर नाइट्रेट कितने डिग्री सेल्सियस पे कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 450 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 440 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 380 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 280 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 440 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीजन स्प्लिटिंग लिगेंड, मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड्स है जो ऑक्सीजन स्प्लिटिंग लिगेंड नहीं है? ऑक्सीजन स्प्लिटिंग लिगेंड मतलब क्या होता है? जिससे ऑक्सीजन आपको ऑब्टेन नहीं हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा है सोडियम परबोरेट, तीसरा है आपका सोडियम परकार्बोनेट, चौथा है आपका सोडियम फ्लोराइड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड से आपको ऑक्सीजन ऑब्टेन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिस्टमिक एंटासिड, मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम साल्ट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम साल्ट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटी कैरीज एजेंट, मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड्स है जो एंटी कैरीज एजेंट की तरीके से नहीं यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम मेटाफॉस्फेट, दूसरा है स्टेनस फ्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है जिंक क्लोराइड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉफिंग गैस, फॉलोइंग दिए गए कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड्स है जिसे हम लॉफिंग गैस की तरीके से यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है सोडियम फ्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है बोरिक एसिड, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विच इज स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब कह रहा है कि केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है
जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, वो कौन सी केमिस्ट्री कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा फार्मास्यूटिकल है, चौथा नन ऑफ देम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPO इज़ अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट इरिथ्रोपोएसिस। तो मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो इरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इरिथ्रोपोएटिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है एंटासिड, चौथा है ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इरिथ्रोपोएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर मेडिकेशन दैट डू नॉट रिक्वायर्ड अ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो OTC के तरीके से यूज़ किए जाते हैं, OTC के तरीके से मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकते हैं, जिनको प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेंटल प्रोडक्ट, दूसरा है एंटासिड, तीसरा है माउथ वॉशेस, चौथा है हीमेटिनिक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटासिड। एंटासिड आर मेडिकेशन दैट डू नॉट रिक्वायर अ प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एंड डैश इज एन एजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ। मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड्स है जो या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या उसके ग्रोथ को रोक देते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, दूसरा है एंटासिड, तीसरा है डेंटल प्रोडक्ट, चौथा है नन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या काम करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो फिर रोक देता है या उसको किल कर देता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उसके ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है C6H8O6, दूसरा ऑप्शन है आपका FeCO का होल 5, तीसरा FeSO4 × 7H2O, चौथा है CaCO3। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा FeSO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एसिडिफायर्स आर यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोलहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। मतलब जो एसिडिफायर्स ड्रग होते हैं वो कौन से ऐसे एसिडिफायर्स ड्रग होते हैं जो आपके पेशेंट को क्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया से सफरिंग पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो यूरिनरी एसिडिफायर्स या एसिड एसिडिफायर्स या गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स या सिस्टमिक एसिडिफायर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स होते हैं वो क्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एंटासिड। कौन सा ऐसा फॉलोइंग ड्रग में से एंटासिड ड्रग है? तो आप पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है फेरस फ्यूमरेट, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, चौथा ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। फेरस सल्फेट का यूज्ड किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में किया जाता है? तो स्कर्वी डिजीज़ को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, डायबिटीज़, एनीमिया या मेरेस्मस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एनीमिया। फेरस सल्फेट आपका हीमेटिनिक्स ड्रग होता है जो कि एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जो सोडियम यहाँ पे हो जाएगा NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है यहाँ पे NaHCO3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के तरीके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है? ओपन चेन कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड लीनियर कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफैटिक कंपाउंड्स इज़ द अदर नेम फॉर। एलिफैटिक कंपाउंड्स का दूसरा नेम क्या है? एसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, रिंग कंपाउंड या ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसाइक्लिक कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड पोटेशियम SbCl का Cl5PH। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम पेंटाक्लोरोफेनाइल एंटीमोनेट 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड K2OS Cl5। द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड K2O5 Cl5n। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पोटेशियम पेंटाक्लोरो नाइट्रोनियमोनेट 4th। 6th पोटेशियम पेंटाक्लोरो एजिडोऑस्मेट पोटेशियम पेंटाक्लोरो एजोऑस्मेट। चौथा है पोटेशियम पेंटाक्लोरो एजोऑस्मेट 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम पेंटाक्लोरो एजिडोऑस्मेट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन विद द बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर इन देयर मॉलिक्यूल्स। दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन। तीसरा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी present in the molecules of aromatic compound। चौथा है aromatic compounds contain chain of carbon atoms only। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी present in the molecules of aromatic compounds। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड्स विद द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज। ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स या पॉलीमर आइसोटोप्स या आइसोमर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड्स। इसमें आपका दिया गया कंपाउंड्स, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3-ethyl-2,5 डाईमेथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन द जनरल फार्मूला फॉर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं। एल्कोहल बोलते हैं या हाइड्रोकार्बन बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं या एल्काइंस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है। OH होता है या CHO होता है या COOH होता है या CO होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एस्टर। कार्बोक्सिलिक एस्टर के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है। COOH COOR OH CO। COOH आपका जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COOR आपका कार्बोक्सिलिक एस्टर होता है, OH आपका एल्कोहल होता है, CO आपका कीटोन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा COOR। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,5-डाइफेनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4-डाइओन इज द केमिकल नेम ऑफ। मतलब ये किसका केमिकल नेम है। तो अटेनोलाल, फेनिटोइन, फ्यूरोसिमाइड, हेलोपेरिडाल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका फेनिटोइन। फेनाइल से आपका फेनिटोइन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोएटम। आपका बी है मतलब बोरान, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो हेट्रोएटम है वो नाइट्रोजन होता है। जनरली नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों हेट्रोएटम है लेकिन पीरियडी देखेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे हेट्रोएटम पहले आता है, इसमें हम नाइट्रोजन को पीरियडी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन इज। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है। CnH2n+2 या CnH2n या CnH2n-2 या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीडेटिव कैन बी यूज्ड क्लिनिकली फॉर सीजर। मतलब कौन सा ऐसा फॉलोइंग सीडेटिव है जो क्लिनिकली सीजर के डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एल्प्राजोलाम, दूसरा है जोल्पीडियम, तीसरा ऑप्शन है एल्कोहल, चौथा है पेंटोबार्बिटल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प्राजोलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीसाइकोटिक ड्रग। कौन सा एंटीसाइकोटिक ड्रग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गाबापेंटीन, दूसरा है डिलॉक्सेटिन, तीसरा है क्लोरप्रोमाजीन, चौथा है प्रोपोफॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरप्रोमाजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइजोफोर्निया। साइजोफोर्निया को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है। फिनोबार्बिटल या अल्प्राजोलाम या क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड या प्रोपोफॉल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिनोबार्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स।
कौन सा फॉलोइंग एग्जाम्पल आपका इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स का एग्जाम्पल नहीं है? इटोमीडेट, कीटोमाइन, फेंटानिल या डायज़ेपाम या हैलोथेन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हैलोथेन जो है वो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स नहीं होता है। तो जो हैलोथेन होता है वो आपका इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की तरीके से यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकम स्टार which will give me motivation. Thanks for watching the video. Dear students, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।